आप लोग सोचिएगा, मैं दोबारा इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे एक बार और प्रोग्राम करूंगा, लेकिन अब चलते हैं दूसरे एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ। हम सबको पता है कि पिछले लगभग 30 सालों से भारतीय सेना में, जल थल वायु में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महिलाओं को अफसर कैटेगरी में लिया जाता है और उनका एक बहुत बड़ा योगदान नारी शक्ति के तौर पे भारत की सेना में देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज याद रहे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के चलते अधिकांश महिला अफसरान नौकरी से हाथ धो बैठती हैं, बहुत कम को एक्सटेंशन मिलता है। परमानेंट कमीशन की तो बात ही दूर जाने दीजिए। 2003 में बबीता पूनिया केस को जब फाइल किया गया था, उसका रिजल्ट आते आते 2010 हो गया था। उस 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले 7 साल में आया था। उसके बाद जो इंडियन आर्मी को निर्देश मिले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो मान्य रखे गए, उसको इंप्लीमेंट करते करते 2020 आ गया। और इस दरमियान महिला नारी शक्ति भारत की फौज में, जल थल वायु में जिस तरीके से परेशान रही और आज भी है, उस पर एक चर्चा करना बहुत आवश्यक है। मैं इनवाइट करता हूं उन महिलाओं को जिन्हें इस टॉपिक के बारे में ज्ञान है और आज आपके साथ अपने वक्तव्य साझा करेंगी। आई वेलकम ऑन दिस पैनल फॉर डिस्कशन कि महिलाओं पे, महिला अफसरों पे किस बात से सरकार गाज गिरा रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा, जो कि भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं। आप देख सकते हैं सायरा शाह हलीम, जो हमारे साथ कलकत्ता से जुड़ी हैं। ना केवल वो एक एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट, लेकिन एक फौजी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ सकती हैं। आई एम श्योर उनके पहचान के लोग भी फौजी अफसरान होंगे, महिलाएं होंगी। और आप हमारे साथ देख सकते हैं कुनिका सदानंद जी को, जो कि एडवोकेट हैं, एक्ट्रेस हैं और एक्टिविस्ट हैं, और साथ में अगेन फौजी बैकग्राउंड से हैं। उनके फादर एयर मार्शल रिटायर्ड रहे। तो मैं आप तीनों के पास एक बड़ा कॉमन सवाल लेकर के आज आने वाला हूं। हम सब ने पिछले कुछ समय में देखा, पहला सवाल लेके जाऊंगा इतिशा जी के पास। इतिशा जी, हम सब ने देखा कि जिस तरीके से भारत सरकार जो है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो चीफ्स हैं, वो किस तरीके से महिला अफसरानों को इतना प्रेम बांट रहे हैं कि हालात ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो उनके लिए चरम है। एक्सटेंशन बहुत बड़ी बात है और परमानेंट कमीशन तो वो बोनस है जो शायद एक हवा में लटके तरबूज की तरह है, जो पता नहीं चाकू से काटा जाए, हाथ से खींचा जाए, जाने क्या किया जाए। फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा, योर फर्स्ट कमेंट्स प्लीज। Nishant ji, very valid point taken. Jai Hind to all. The thing is कि ये you rightly said कि ये कोई बांटा हुआ प्रसाद नहीं है, ये हक है. First of all, these are constitutional rights for a woman officer serving in the Indian Armed Forces. Now let's go at the recent media that has been creating a lot of fanfare about the women officers being given commission. Let's go by the numbers. Let's go by the facts, Nishant ji. फैक्ट्स है कि 615 लेडी ऑफिसर्स को कंसीडर करा गया था और उसमें से केवल 422 ऑफिसर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है टू बी कंसिडर्ड लेटर। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 192 लेडी ऑफिसर्स इसमें रिजेक्ट करी गई हैं परमानेंट कमीशन के लिए, प्लस 68 लेडी ऑफिसर्स को बाद में रिजेक्ट किया जाएगा उनको पेंशन देने के बाद, और 106 लेडी ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन भी नहीं मिलेगा और पेंशन भी नहीं मिलेगी। आप मुझे ये बताइए कि 106 लेडी ऑफिसर्स, इसका मतलब हमारे फौज में 106 लेडी ऑफिसर्स इनएफिशिएंट ऑफिसर्स हैं, उनको परमानेंट कमीशन क्यों नहीं आप कंसिडर कर रहे हैं? What are the criteria? आप क्राइटेरिया परमानेंट कमीशन के लिए दे रहे हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। नाउ परफॉर्मेंस आफ्टर 2010 व्हेन बबीता पूनिया केस हाई कोर्ट में, जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में जीती थी पीआईएल पे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 फरवरी में उस रूलिंग को अपहेल्ड किया था, तो आज 10 साल हो गए। 10 साल में आपने वुमेन ऑफिसर्स, आज क्या मान के चल रहे हैं कि इंडियन आर्मी में वुमेन ऑफिसर्स जो 10 साल से काम कर रही हैं, आर दे इनएफिशिएंट? On what criteria are you judging them? That is my $1 million question to the Indian Army. Now, okay, Itisha ji, I will come back to you. I got your point. आपके फर्स्ट वर्ड्स मेरे को समझ में आ रहे हैं, देश तो समझ में आ रहा है, महिलाओं को समझ में आ रहा है, पता नहीं फौज
सायरा कम टू यू। सायरा जी, महिलाओं के साथ जिस तरीके का समाज में बर्ताव होता है वो तो रोज देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ अगर फौज में भी ये बर्ताव होने लगेगा कि उनको एक सेकंड ग्रेड पर्सन, सेकंड ग्रेड सिटीजन ना सही, लेकिन सेकंड ग्रेड कॉम्बैट में तो जाने से नहीं, कॉम्बैट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, ये कह दिया जाता है कि तुम तो घर पे, खैर मैं कहना नहीं चाहता, बुरा लग जाएगा किसी को, लेकिन जिस तरीके से कॉम्बैट में नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन अलाइड जो बाकी की पोजीशंस होती हैं, कहीं लॉजिस्टिक्स हुआ, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, कहीं उस टाइप की पोजीशंस में ही रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है सायरा जी कि अगर 25 साल, 20 साल और 25 साल के उम्र में कोई अगर लेडी ज्वाइन करती है फौज और उसी उम्र का कोई पुरुष ज्वाइन करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि महिला होने के नाते आगे चल के शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, ये तो कंसिडर्ड चीज है। 40-45 साल की उम्र पे आने के बाद आर्मी चाहती है कि महिलाएं उसी फिटनेस में हो जो 25-30 साल की उम्र में रही। पहला सवाल ये कि क्या ये वैलिड थॉट प्रोसेस है, और नंबर 2 ये आता है कि अगर वो ये फिर भी चाहते हैं कि 50 साल की या 45 साल की उम्र में फौजी अफसर महिला उसी तरीके की हो जैसे 25-30 की है, तो ये मापदंड पुरुषों के साथ क्यों नहीं? हम तो देखते हैं ऐसे बड़े बड़े पेट निकाल करके जनरल कर्नल घूमते हैं। क्या कहती हैं सायरा जी? नहीं निशान जी, आपकी बात में तो दम है। आप देख लीजिए कि जो फ्रंट लाइन, जैसे इन्फेंट्री और आर्टिलरी फ्रंट लाइन में रहती है, तो हम लोगों को पता है कि 1993 से थोड़ा इंडक्शन स्टार्ट हो गया था विमेन ऑफिसर्स का, और वो भी बहुत लड़ाई, बहुत संघर्ष रहा है, तभी विमेन ऑफिसर्स इंडक्ट हुई थी 1993 में। अब देख लीजिए जैसे जैसे विमेन ने अपना अपना जो योगदान दिया हर क्षेत्र में, आप देख लीजिए ईएमई हो, एएमसी हो, इंजीनियरिंग हो, व्हाट यू कॉल एएससी आर्म सप्लाई को हो, अलग अलग जैसे विंग्स हैं उनमें दिया। तो लेकिन बात ये आई कि भाई कॉम्बैट रोल्स में क्यों नहीं जाएंगी औरतें, अगर वो फिट हो और अगर इफ दे आर इक्वली केपेबल ऑफ मेन, तो उनको कॉम्बैट रोल से क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पहले तो ये था कि जब ये विमेन ऑफिसर्स आती थी शॉर्ट कमीशन, उनको तो वेट भी नहीं करते थे कि वो पेंशनेबल एज की हो जाएं और उनको भैया हम लोग एक रिस्पेक्टफुली रिटायर करें। पहले तो पेंशन भी नहीं था। फिर जब बहुत संघर्ष के बाद चलो ये हुआ कि जो ऑफिसर्स जो है वो 20 साल की पेंशन ले लें, तब उनको रिटायर कर लेंगे। लेकिन अभी आप देख लीजिए ये लग रहा है जैसे पहले ने बात करी इतिशा जी ने कि 615 ऑफिसर्स हैं, उसमें से 422 लोग जो है वो फिट डीम करे गए हैं। अब उनमें से भी और घट रहा है नंबर, उसमें से आप देख ले 57 विमेन तो ये बोलिए अपने आप ही विलिंगली ये लोग ऑप्ट आउट कर चुकी हैं। तो ये संख्या जो है, ये आंकड़ा आप देखें, ये संख्या कम होती जा रही है। आइडियल था कि भैया 615 विमेन केडर्स हो, ऑफिसर्स, लेकिन कुछ ना कुछ पैरामीटर में ये लोग इविक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सायरा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। मैं जाऊंगा सीधा कुनिका जी के पास। कुनिका जी, एक्टिविस्ट हैं आप, एडवोकेट हैं और एक्ट्रेस भी हैं, फौजी घराने से बिलोंग करती हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हम ये चारों लोग जो इस समय पैनल पे हैं कहीं ना कहीं फौज से कनेक्टेड रहे, चाहे हमारे पेरेंट्स हो या इतिशा जी खुद सर्व करके आई हो। एक बात मुझे नहीं समझ में आती, क्या फौजी अफसर कभी झूठ बोल सकता है पब्लिकली? कुनिका जी पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। क्या फौजी अफसर को झूठ बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना भी नहीं चाहिए, और मैंने तो नहीं। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक बात सवाल करता हूं। फरवरी 2020, February 2020, our dear General of Indian Army, जनरल नरवाने, इन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट विमेन ऑफिसर्स को ऑप्ट करने के लिए परमानेंट कमीशन हम लेटर्स भेज रहे हैं। पहली बात तो ये एहसान कि वो ऑप्ट करना चाहती है या नहीं, एज इफ कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन है जो चाहता है या नहीं, पहले उसकी मर्जी पूछ लें। खैर, उसके बाद वो लेटर कभी नहीं भेजे गए अंटिल 1 अगस्त 2020, 6 महीने। ये जो तरीका है, और मैं दावे से कहता हूं बेहिचक,
कि अगर हमारे देश की सेना के जनरल झूठ बोलने लगेंगे या इस तरीके का बर्ताव रखेंगे हमारी महिलाओं के साथ, चाहे वो अफसर ही क्यों ना, तो एज ए एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट, what would you tell Konika ji to the serving officers in order to get the kind of rights that they have? Because per me, मेरे हिसाब से तो आर्मी तो एंटाइटल्ड भी नहीं है मेरे ख्याल से कि 50 साल की महिला से ये पूछे कि तुम 25 साल की फिटनेस दिखा सकती हो कि नहीं, पुरुष से भी नहीं। कोनिका जी। निशांत जी, पहली बात तो इस देश का हर एक नागरिक, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई सारी फंडामेंटल राइट्स उसके साथ हैं। यहाँ पे इक्वालिटी का सवाल है, आर्टिकल 14, यू कैन नॉट ट्रीट एनीबडी विद डिस्क्रिमिनेशन, एवरीबडी हैज टू बी इक्वल, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। बहुत फेमस केस है नरगिस मिर्जा केस, जो एयर इंडिया की एरोस्टिस का केस है, उसमें एज अ सिटीजन उसे ये राइट दिया गया कि आप, क्योंकि वो केस ऐसा था कि आप शादी करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अगर आप एरोस्टिस हैं आप शादी 6 महीने तक नहीं कर सकते। शी वन द केस। सो सिमिलरली ऑन दोज ग्राउंड्स व्हाट आई वुड लाइक टू से यहाँ पे कि ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। और जो अभी सायरा जी ने कहा कि कॉम्बैटिव क्यों नहीं, झांसी की रानी हमारे देश की थी ना, हमारे देश की महिलाएं ऑलवेज, दे हैव ऑलवेज बीन देयर, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ी हैं जंग में, तो क्या यहाँ कॉम्बैटिव रोल में नहीं रह सकती? व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? और जो एक और बात कही गई, ये दे आर ऑप्टिंग आउट। व्हाई दे ऑप्टिंग आउट? इसका मतलब आप एक समतल, जो कहते हैं ना एटमोस्फेयर, या एक समान एटमोस्फेयर नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए। कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहीं ना कहीं वो थक जाती हैं, कहीं ना कहीं वो सोचती है कि भाई अब कौन झेले इसको। These are things again about making them permanent officers. Permanent commission क्यों नहीं दिया जाता है? All these things are reeking of inequality. और ये as per the constitution it will not stand. As per the law it will not stand. It should not stand. Now, up coming to General Narwane, what he said, if he said he's going to issue letters in January and he did not issue it till August, well, he should be questioned. Now, a general cannot be court-martialed, I'm sure. So obviously there will have to be a law which should question him. But who is going to question him? No, Konika ji, that's not the point. That's not the point. I well understand आप जो कह रही हैं, but that's not the point. Nobody wants to question Narwane साहब. Absolutely not. The larger thing is अगर आप कह रहे कि उसको अडॉप्ट करने वाली बात है कि लोगों को क्या समझ में आएगा. That is the reason I was actually trying to understand if army officers or Fauji's should actually go ahead and even talk in a manner which has either delayed fashion of behavior or no fashion of behavior. That's what Konika ji was asking. Also one more thing I want to say कि हर एक इंसान जानता है कि एक औरत जब एक उम्र की होती है, उसके कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, तो ऑब्वियसली फिजिकल चेंजेस होती है, उसके बाद एक और उम्र के बाद एक और मतलब चेंजेस बायोलॉजिकली और फिजिकली। सो ये सब चेंजेस होते हैं। With regards to getting a paunch or putting on weight, ये क्या मर्दों में नहीं होता है? आपने जैसे कहा था कि ये डिफरेंस क्यों? जब मर्द अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, जबकि उनको बच्चा भी पैदा नहीं करना होता है, या they don't have such heavy hormonal effects on their body, तो यहाँ औरतों का बिल्कुल सही कहा आपने। Let us have a first hand experience from a retired Fauji sitting on the panel. Flying officer Itisha, जहां तक मुझे पता है कि बहुत सारी महिला अफसरें जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दरवाजे खटखटाई जा रही हैं। ठीक है, मैटर सब जुडिस है, इसलिए वो बात हम नहीं डिस्कस करेंगे कि जो सब जुडिस मैटर है उसमें क्या होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या, क्योंकि आप तो फ्लाइंग ऑफिसर रही हैं, भारतीय वायुसेना में रही हैं, आई एम श्योर आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसी रिटायर्ड फौजी अफसरान होंगी, महिला अफसरान होंगी, पुरुष अफसरान होंगे जो रिटायर्ड हैं। मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। क्या लगता है, ये कोई मोरल बूस्टर है कि महिलाओं को अपने बेसिक अधिकार के लिए, परमानेंट कमीशन के लिए या पेंशन के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े? क्या ये माइंडसेट, ये जो माइंडसेट वाला खेल है कि नहीं पुरुष प्रधानता ही चलेगी, महिला मतलब क्या, मतलब लोग क्या सोचते हैं आपके सर्कल में, फौजियों के सर्कल में?
निशांत जी, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, एज कुनिका जी राइटली पॉइंटेड आउट, क्यों ये लोग जो 58 लेडी ऑफिसर्स निकल रही हैं, क्यों निकल रही हैं? लेट्स गो बिहाइंड दैट कॉज, दैट ऑब्वियसली यू हैव नॉट क्रिएटेड एन एनवायरमेंट, कंड्यूसिव एनवायरमेंट की वुमेन ऑफिसर्स उसमें आराम से काम कर सके एंड उनका 100% परफॉर्मेंस आए। मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि देर आर डेफिनेटली मोरल बूस्टर फौज में नहीं, मोरल बूस्टर पूरे देश का है। आज जितनी भी 615 वुमेन ऑफिसर्स आर्मी में हैं, प्लस एयरफोर्स में भी मुझे पता लगा है कि मोर और लेस सेम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, कि हालांकि मीडिया में हेडलाइन हो जाता है वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिल रहा है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑलमोस्ट 59% वुमेन ऑफिसर्स आर बीइंग थ्रोन आउट नाउ और लेटर, राइट? लेकिन आप देश का मोरल क्या बूस्ट कर रहे हैं? बिकॉज जो ये 615 लेडी ऑफिसर्स हैं, दे आर दी क्रीम ऑफ द सोसाइटी, जो आर्म फोर्सेस में सर्व कर रही हैं हाई प्रोफाइल जॉब्स में, आप उनको प्लग आउट कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताइए, देश का मोरल क्या बूस्ट हो रहा है? व्हेन वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ वॉर, व्हेन वी हैव अनफ्रेंडली नेबर्स जैसे चाइना एंड पाकिस्तान से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उस टाइम पे आप ऐसे डिसीजंस क्यों ले रहे हैं? यू आर बेसिकली वेस्टिंग द टैलेंट पूल। ये मैं आपसे you are wasting the talent pool, says flying officer Ritish, which is absolutely taken. For my last question on this segment, I'll go to Saira Shah Ali. सायरा जी, हम लोग रोज आपको टेलीविजन पे देखते हैं, गोदी मीडिया पे जाकर के विभिन्न विभिन्न फौजी रिटायर्ड अफसर जो इधर उधर की बातें करते हैं, अच्छा शब्द आ रहा था मुंह पे रह गया, आप उनसे भिड़ती हैं, आप सच्चाई का रास्ता दिखाती हैं, आप महिला हैं, फौजी बैकग्राउंड से हैं, आपने सुना इतिशा को, आपने सुना कुनिका जी को, आप समझती हैं कि देश में क्या चल रहा है, आप जानती हैं कि किस तरीके से महिलाओं का, लेकिन वही बात जो फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा ने कही कि जिस समय भारत का पाकिस्तान के साथ, जिस समय भारत का चीन के साथ जिस तरीके का फ्रिक्शन चलता चला आ रहा है और चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये कोई समय है कि कौन नाटा है, लंबा है, मोटा है, छोटा है, पतला है, इस तरीके की बात सोचने का भी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, जहां आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर वैकेंसीज भर नहीं पा रही है, अफसरों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, अफसरों के पिट्ठू खाली हैं क्योंकि दौड़ने के लिए लोग नहीं है, बंदूकें सड़ रही हैं, उन्हें चलाने के लिए लोग नहीं है, उस समय क्या लगता है सायरा जी आपको, क्या ये समय है कि भारत सरकार इस तरीके की बेवकूफाना हरकत कि अफसरों को, सैनिकों को घर जाने के लिए, अगर जी देखिए, ये सबको, ये कोई गुप्त बात नहीं है कि वी आर शॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स। आप देख लीजिए, जो बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो भी इस साल थोड़ा ट्वीक किया गया है, थोड़े कुछ तब्दीलियां आई हैं उस बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो बताइए, आप बात कर रहे थे तोंद का, भैया बहुत ऑफिसर्स है कर्नल जनरल रैंक तक पहुंचते हैं, बहुत पुरुष जो लोग हैं उनका भी जो फिजिकल जो स्टेटस होता है वो 25 साल का लेफ्टिनेंट होता है, वो सेम नहीं होता, वो तब्दीलियां आती है बॉडी में, बदन में। तो औरतें, सबको पता है भैया, एक कोई कमीशन, न्यूली कमीशन एक महिला है, अब वो 40 साल की उम्र का जो उनका जो रहेगा बदन, वो 25 साल से बहुत अंतर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्निटी ना दी जाए, इसका मतलब ये नहीं है औरतों को वो हक नहीं दिया जाए, क्योंकि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑफिसर्स जो है, जो कभी वॉर फील्ड में नहीं जाएंगे 50 साल की उम्र के बाद और वो ऑर्डर देंगे, तो औरतों को भी एक तरीका होना चाहिए कि उनको बिजी रखने का, उनको इंगेज रखने का, उनको वो रिस्पेक्ट देने का, क्योंकि वो लोग भी इतना ही योगदान दे रही हैं जैसे कि वो पुरुष ऑफिसर्स। सायरा जी, आपकी बात को मैं बिल्कुल समझता हूँ। कुनिका जी एज ए लीगल पर्सनैलिटी, कुनिका जी एज ए लीगल पर्सन, पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि फौज के अंदर ना कोई आदमी होता है ना औरत होता है, फौजी फौजी होता है, एक फौजी फौजी होता है। लेकिन जब उसके अंदर ऐसा माइंडसेट हो मामला कि वहां पे महिला अफसरों से आदेश नहीं ले सकते, गांव में क्या कहा जाएगा, जब इस तरीके का माइंडसेट हो, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा सर्वमान्य होगा, लेकिन लीगल एंटिटी होने के नाते क्या आपको लगता है कि महिलाओं को इसमें प्रॉपर रिलीफ नहीं,
प्रॉपर अधिकार मिलना चाहिए। व्हाट यू से, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। निशान जी, मैं जनरली महिलाओं के लिए आई वर्क फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो जो आप कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, अभी हम काफी दूर हैं इस बात से। ये किसी भी फील्ड में, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो प्राइवेट लाइफ में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में ये प्रॉब्लम है कि महिलाओं से ऑर्डर लेने में मर्दों को तकलीफ होती है। ये माइंडसेट चेंज करने के लिए एक पूरा जनरेशन लगेगा, और उस जनरेशन में माओं की अपब्रिंगिंग जो अपने बेटों के प्रति होगी वो इम्पोर्टेंट है, और जो हम अपने बेटों को जो सीख देंगे और महिलाओं जो से माहौल ऑर्डर बनेगा वो लेने में, इम्पोर्टेंट है। कमिंग टू महिलाओं द से पॉइंट ऑर्डर नाउ, लेने में अगर पुरुषों को हाँ, तकलीफ है तो पैदा मत हुआ करो। सिर्फ बीवी सायरा से ले शाहनीम सकते हैं जी, क्योंकि डरते हैं उनसे। फ्लाइंग ऑफिसर रितिशा, कुनिका सदानंद जी, वो देखिए, ये आप लोगों बातें का सब इस फिलोसॉफिकल महत्वपूर्ण है, चर्चा में लेकिन जुड़ने का मैं धन्यवाद। आपको, मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा इसी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा द कमिंग वीक। लेकिन पुरुषों, तुम्हें पैदा एक औरत करती है, तुम्हें राखी एक औरत बांधती है, तुम्हारी रक्षा एक मां करती है, रोटी और चावल तुम मां के हाथ का बना खाते हो। सेना में 30 साल से महिलाएं तुम्हारी सुरक्षा कर रही हैं चीन और पाकिस्तान से, और आज उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह जाके दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं कि हमारी नौकरी बरकरार रखो। मुझे शर्म नहीं आती है कुछ कहने में, क्योंकि मैं सच कहना पसंद करता हूं। लेकिन अगर भारत की सेना तक में ये चीज है, देन आई थिंक सबसे पहले आप लोगों को, देश की जनता को एक सामाजिक सुधार लाने की आवश्यकता है। जहां राजा राम मोहन राय तो कर गए जो करना था आज से 150 साल पहले, लेकिन आज मोदी के भरोसे बैठ करके महिलाओं के सम्मान बीजेपी और आरएसएस से लेने की बातें कतई पॉसिबल नहीं है। अपनी मां, बहन, बेटी के भविष्य के लिए प्रार्थना करो कि ये जो महिलाओं की नौकरियां, महिला सैनिक अफसरों की नौकरियां भारत सरकार ने दांव पे लगा दी है, कम से कम एज अ पॉजिटिव स्टेप। मैं हाथ जोड़ता हूं सुप्रीम कोर्ट के, आप इनकी नौकरी बरकरार रखिए, ये हमारी प्रेरणा है। गुड नाइट।